क्योंकि उस झाड़ू में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उस झाड़ू में छोटे छोटे तिनका होते हैं, और जब वो छोटे छोटे तिनका एक हो जाते हैं, झाड़ू बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, पूरी गंदगी को साफ कर देते हैं, पूरी गंदगी को हटा देते हैं। लेकिन वही तिनका जब बिछड़ जाए, वही तिनका जब अलग अलग हो जाते हैं, तो वह गंदगी बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, एकजुट होने की जरूरत है। हम सब छोटे छोटे तिनका नहीं है, हम सब एक झाड़ू बन के इन आतंकियों की सफाई करने वाले बहुत बड़ी शक्ति है। चाहे वो कम्युनिस्ट के रूप में हो, चाहे कांग्रेस के रूप में हो, चाहे जसपा समाजवादी के रूप में हो, उन सभी की सफाई करने के लिए हमारी एकता आवश्यक है, और हम झाड़ू की तरह एक होकर के उनकी सफाई करके यहाँ पे जनता राज बना सकते हैं। और उसी जनता राज बनाने के लिए जनमत पार्टी को आपके पास आना पड़ा है। अपना चुनाव निशान लाउड स्पीकर हरण छाप आपके सामने लाना पड़ा है, क्योंकि आने वाले चुनाव में निसंकोच कोई सोचना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है। पूरे के पूरे सभी लोग जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर हरण में मोहर लगा करके जनता की राज बना लो, और एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था ले लो। कोई भाई को मरना नहीं पड़ेगा, कोई भाई को विदेश जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए निसंकोच जनमत पार्टी के चुनाव निशान लाउड स्पीकर में मोहर लगाना, इसमें सोचना वोचना नहीं है, समझना बूझना नहीं है, सर सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और मैं दावा के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, नेपाल में आज तक जनता के लिए, इस भूमि के लिए जनमत पार्टी के सिवा दूसरा पार्टी ही नहीं बना। पूरा दावा के साथ कह रहा हूं, नेपाल में कोई पार्टी ही नहीं बना है सिवाय जनमत पार्टी के अलावा जो जनता की पार्टी हो। आप कहोगे अरे बड़ा आश्चर्य की बात बोल रहे हो भाई, अरे हम ही लोग तो 70 बरस से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हम ही लोग तो 30-40 बरस से कम्युनिस्ट को वोट दे रहे हैं, हम ही लोग 15-20 बरस से जसपा समाजवादी फोरम को वोट दे रहे हैं, और कहते हो भाई जनता के लिए कोई पार्टी ही नहीं बना, और हम तो उसी का सदस्य हैं, हम तो उसी में लगे हैं। आप एकदम होशियारी पूर्वक समझदारी के तरह समझिए मेरे भाइयों, मैंने दावा के साथ कह रहा हूं कि नेपाल में मधेश तो मधेश, पूरे नेपाल में जनता के लिए कोई पार्टी ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी पार्टी बना है एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा हुआ संगठन है, और वह नितांत व्यक्तिगत सोच के लिए बना हुआ है, अपने कुर्सी के लिए बना है संगठन। आप देख लीजिए, यहाँ पे राजा तंत्र था, राजा लोग राजशाही चला रहे थे। 250 वर्ष के पहले आपका राजा हुआ करता था, आपके लोग राजा महाराजा हुआ करते थे। 2500 वर्ष पहले राजा सिद्धोधन का दरबार था, 5000 वर्ष पहले जनकपुर में राजा जनक का दरबार था, 4000 वर्ष पहले विराटनगर में राजा विराट का शासन था। आज से 500 वर्ष पहले इसी बारा जिला में राजा शमसुद्दीन की हुकूमत हुआ करती थी, गयासुद्दीन तुगलक का सल्तनत था। मेरे भाइयों, 300 वर्ष पहले थारू राजा दंगीश्वरन की हुकूमत दांग में हुआ करती थी। केवल 250 वर्ष पहले हेमकल सेन का राज हुआ करता था। ये तो 250 वर्ष से पहले पूरा अपने ही लोग राज व्यवस्था चलाते थे। ये पूरी धरती अपनी थी, पूरा धरती मधेश का था, और मधेसी लोग ही राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, सेना हुआ करती थी, कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन 250 वर्ष के भीतर बाहर से आए लोग, बाहर से मेसोपोटामिया और बेबीलोन से आए हुए लोग यहाँ पे राजा बन गए। नेपाल में 22 और 24 से राज्य बना लिए, छोटे छोटे गुट बना लिए। 22 और 24 थर के खसले कबीला जाति के लोग यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया मेरे भाइयों। उसके बाद में क्या किया, धीरे धीरे पूरे जमीन पे हमारे कब्जा कर लिया। आज उनकी सेना है, उनकी प्रशासन है। वो 250 वर्ष के भीतर में क्या किया, पूरा के पूरा अपने बाप दादा का इतिहास पढ़ा दिया। राजा महेंद्र ने अनिवार्य महेंद्र माला पुस्तक जारी किया, उसमें पूरे अपने बाप दादा का इतिहास पढ़ा दिया। कभी हमको हमारे इतिहास को जानने नहीं दिया, कभी नहीं बताया कि रामग्राम स्तूप यहाँ पे हुआ करता था, कभी नहीं बताया कि लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, कभी नहीं बताया कि
इस क्षेत्र में सम्राट अशोक का हुकूमत हुआ करता था, कभी हमको जानने नहीं दिया परासी के लोगों, और उसी इतिहास को हम भूल गए और पूरा के पूरा महेंद्र माला चाट के दिमाग में रख दिए। हमरो राजा हमरो देश प्राण भंगा प्यारो था, वो गीत हम सब गाना शुरू कर दिए। श्रीमान गंभीर अनिवार्य स्कूलों में कर दिया मेरे भाइयों, और महेंद्र राजमार्ग जैसे रोडों को बनवा करके पूरा के पूरा पहाड़ीकरण कर दिया। वो राजतंत्र वाले आज भी आते हैं आपके पास और कहते हैं राजा आओ देश बचाओ का नारा लगाओ, और बहुत लोग गुमराह होकर चले जाते हो। बताओ, जो शासक ने हमारी पूरी सभ्यता को बर्बाद किया हो, क्या उसको पुनः भुला करके हम कहेंगे कि राजा आओ देश बचाओ? इस नारा को इतना जोर से लात मारिए कि वो जाके काठमांडू के सिंह दरबार में दफन हो जाए। और मेरे भाइयों, पूरी मधेश में एक ही नारा होना चाहिए कि सीके आओ मधेश बचाओ, वरना दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार राज व्यवस्था ने हमारे पूरे सभ्यता को बर्बाद किया मेरे भाइयों। राणा तंत्र आया, इसी नवलपरासी जिला की बात है, अनिवार्य बचत जैसे नियम लागू किया, किसानों से अनिवार्य कर उठाने का काम किया। उसके धर्म बखारी में आपको धान जमा करना है, उसके धर्म बखारी में आपको गहूं रखना है। आपके खेत वाले की पूरी संपत्ति कब्जा किया और पूरी संपत्ति उठा के काठमांडू में पूरे दरबार बनवा दिए, और यहाँ पे हमारी झोपड़ी में भी बुलडोजर चलवा दिए। ये राणा काल का काम हुआ, और उसी राणा काल के विरुद्ध में गठन हुआ कांग्रेस। जब राणा लोगों ने कुछ लोगों को मंत्री नहीं बनाया, कुछ लोगों को मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया मेरे भाइयों, वही भगोड़े लोग नेपाली कांग्रेस गठन किया। नेपाली कांग्रेस का भी नाम क्या होता मुझे पता नहीं, लेकिन नेपाली कांग्रेस इसलिए हुआ कि उसका भगोड़ा, उसका जो संस्थापक जिसको मान लिया, लड़ा मधेसी ने, लड़ा नवलपरासी के लोग कांग्रेस के लिए, लेकिन उसका अगुवा जो बीपी कोइराला था वो भारत में बैठा था, और भारत में उस समय नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस का आंदोलन हो रहा था, और उसी का नाम दे दिया नेपाली कांग्रेस। वो नेपाली कांग्रेस मधेश और मधेसी के लिए नहीं बना था, वो केवल बीपी कोइराला को मंत्री नहीं बनाया था, इसलिए नेपाली कांग्रेस गठन हुआ मेरे भाइयों। और जब नेपाली कांग्रेस गठन हुआ, आपके पूरे जल जंगल जमीन को बेच डाला, आपके खेत में सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, पूरी नदियां को बेच दी। आपका त्रिवेणी देखिए, पूरा पानी भारत की ओर जा रहा है, आपके खेत में आज भी सूखा पड़ रहा है। ये काम किसने किया? वही नेपाली कांग्रेसियों ने किया। आप अभी नहीं नागरिकता के लिए बिलख रहे हैं मेरे भाइयों, आपको अनागरिक बनाने वाला कौन? वही नेपाली कांग्रेस है, क्योंकि 2007 साल से नेपाली कांग्रेस का सरकार रहा, और नेपाल में नागरिकता तो 2019 साल से बनना शुरू हुआ मेरे भाइयों। बताइए अनागरिक बनाने वाला कौन? हम आज भी उसका झंडा हिलाने के लिए चले जाते हैं। तो नेपाली कांग्रेस ने क्या किया मेरे भाइयों? नवलपरासी के वासियों, आपकी पूरी संपत्ति को बेचा, आपको अनागरिक बनाने का काम सर्वप्रथम किया तो नेपाली कांग्रेस ने किया मेरे भाइयों। उसी नेपाली कांग्रेस में से जब कुछ लोगों को मंत्रिमंडल नहीं शामिल किया, जब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, तो कुछ भगोड़े लोग भाग करके कम्युनिस्ट बना लिए। कभी लेलनबाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, कितना बात बनाइए, एमाले बात बनाते बनाते यहां तक आपको पहुंचा दिया आपको। और वह कम्युनिस्ट ने क्या किया? कांग्रेस ने आपकी संपत्ति बेचा, कम्युनिस्ट ने पूरी संपत्ति पे कब्जा करवाया। सुकुम्बासी पुनर्वास भूमि सुधार के नाम पे पूरे के पूरे पहाड़ से लाके पहाड़ियों को बैठाया, उनका घर भी बनवाया, जंगल कटवा के उनका घर बनवाया मेरे भाइयों। 8 बीघा तक फ्री में जमीन दिया सुकुम्बासी के नाम पे। और क्या किया? जब यहाँ से पहाड़ी नहीं आना माना, तो बर्मा, भूटान, थाईलैंड, मेघालय, देहरादून, गढ़वाल से पहाड़ियों को लाके 40 बरस के भीतर में यहाँ पे बैठा दिया। आज भी बरमई टोल, मल्ला टोल, खस टोल सब मिलेगा। तो कम्युनिस्ट ने क्या किया? इससे ज्यादा और क्या किया? विदेश नीति लागू करके हर एक घर से एक मधेसियों को विदेश जाने पे मजबूर कर दिया, और यहाँ पे हर कार्यालय में ला करके सब के सब पहाड़ीकरण कर दिया मेरे भाइयों। तो कम्युनिस्ट ने बहुत बड़ा आतंक वाला काम किया। जो कांग्रेस ने केवल संपत्ति बेची थी, कम्युनिस्ट ने आपके पूरे संपत्ति पे कब्जा करवाया मेरे भाई। आज भी उसका झंडा लेके हम घूम रहे हैं। और कौन से कम्युनिस्ट का झंडा लेते हैं मेरे भाइयों? जो कम्युनिस्ट सरकार में भी हो और सड़क में भी घूमता हो, और जंगल में भी आपको बंदूक दिखा करके आपकी संपत्ति कब्जा करता हो, ऐसा ग्रैंड डिजाइन बनाने वाला कम्युनिस्ट में आज भी हम पूरा योगदान दे रहे हैं। क्यों? खून बाकी है क्या? अरे पसीना भी लिया आपका,
खून भी लिया आपका वो कम्युनिस्ट ने, और आज भी उसी का जय जयकार। कारण क्या है? और मेरे भाइयों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे एक बाबा जी भी हैं, जानते होंगे ना बाबा जी को? अरे वो बाबा जी नहीं है, वो हम सबका खून चूसने वाला नरभक्षी बाबा है। बाबा भी कई किस्म के होते हैं मेरे भाइयों। एक बाबा वो होते हैं जो राम रहीम कहलाते हैं, एक बाबा वो होते हैं जो सन्यासी कहलाते हैं, और एक बाबा वो होते हैं जो पीला पस्तर लगा करके, जो डकैत बन के पीला पस्तर लगा करके आकर के हमारे घर में डकैती भी डालते हैं। इतना बड़ा आदमखोर और अन्यायी बाबा भी है आपका, और वो बाबा को आपने एक बार नहीं बार बार विजय करवाया है मेरे नवलपरासी के भाइयों, बार बार उसे जितवाया है, बार बार सिंह दरबार तक पहुंचाया है, बार बार मंत्रालय में बैठाया। बड़े दुख की बात है कि वो बाबा नहीं मेरे भाइयों, वो विनाशकारियों का बड़ा भारी एजेंट है, विनाशकारियों का। वो जहां जाता है विनाश ही करता है मेरे दोस्तों। जब सद्भावना में गया, सद्भावना को विनाश किया, और सद्भावना के जो हमारे सरते नेता थे, वो नेता का तस्वीर का भी, उनका जो मूर्ति बना हुआ है सप्तरी जिला में, उनका हाथ भी काट करके वो हाथ को किसको दे दिया? उसी केपी शर्मा ओली के सरकार को दे दिया। और केपी शर्मा ओली ने क्या क्या मंत्री बना दिया मेरे। तो अपने नेता का हाथ काटने वाला बाबा, पार्टी को खत्म करने वाला बाबा कितनी बार मंत्री बना, लेकिन क्या हमारी समस्या की समाधान है? बोलिए, आज स्वास्थ्य मंत्री बने बैठे हैं, क्या अस्पतालों में अच्छा इलाज हो रहा है? क्या अस्पतालों में दवा मिल रही है? क्या अस्पतालों में अच्छा डॉक्टर है? क्या आज आपको जो है इंडिया में दवा कराने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है? तो उस नेता की क्या जरूरत, उस बाबा की क्या जरूरत जिसने हमारी जरूरत को ही पूरा ना करे? बताइए, ऐसे बाबा को क्या करना चाहिए? बताइए, आप लोग बोलिए तो क्या करना चाहिए? इस बाबा को इतने जोर से फेंकना चाहिए यहाँ से कि जाके सिर्फ केपी ओली के शरण में बैठ जाए, उससे निकलने का हिम्मत नहीं करे। इसलिए बाबा से कहिए, बाबा अब केपी ओली के शरणम गच्छामि बाबा कह के इस बाबा को यहाँ से उठा के फेंक दीजिए, दोबारा ये बाबा यहाँ दिखाई नहीं दे। वो बाबा इतना बेवकूफ हम लोग को बना रहे हैं, बाबा जी इतना बेवकूफ बना रहे बाबा। कहते हम स्वतंत्र समूह, विद्वान लोग हो आप लोग, समझिए मेरे भाइयों, स्वतंत्र समूह बोलते हैं अपने को। अरे चुनाव चिन्ह क्या लेते हैं? सूर्य, और कहते हैं स्वतंत्र समूह। बताइए, किसी स्वतंत्र समूह का चुनाव निशान सूर्य हो सकता है? आप लोग खुद सोचिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए मेरे भाइयों। अरे उस सूर्य चुनाव निशान के लिए तो कम्युनिस्ट आज द्वंद कर रहा है। केपी कहता हमको मिलना चाहिए, परचंद कहता हमको मिलना चाहिए, लेकिन वो बाबा को फ्री में मिल गया क्या? क्या बाबा का चोला इतना मजबूत था? क्या बाबा इतना चोलाधारी थे, इतना शक्तिमान थे कि सर्वे भवन्तु सुखिना कह दिए और वो पूरा सूर्य को निगल गए? ऐसा तो बाबा नहीं थे। तो बाबा वहां सिग्नेचर किए कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सपुत्र हो गए, हमको चुनाव निशान सूर्य दे दीजिए, बाबा ने कहा। और क्या किया? वो सूर्य चिन्ह से आकर के यहाँ चुनाव लड़ गए। हम सबको क्या कह दिए? हम स्वतंत्र समूह हैं, हम स्वतंत्र समूह। बताइए, इतना बड़ा दिन दहाड़े डकैती डालने वाला बाबा वो कभी सन्यासी हो सकता है? आज हमारे भाई बिलखते हैं इलाज के लिए, हमारे भाई बिलखते हैं दवा के लिए, हमारी माते बहनाएं परेशान हैं दवा के लिए, हमारे भाई परेशान हैं नौकरी के लिए, लेकिन बाबा ने क्या दिया? बाबा ने यही दिया ना कि ऊखू किसान आंदोलन के नाम पे काठमांडू में हमारे बुजुर्गों की हत्या करवाई। बड़े दुख की बात है मेरे भाइयों। मेरा भाई किसान भाई जो कहता है मेरा पैसा मुझे दे दो, ये बाबा जैसे लोग काठमांडू के गलियों में, काठमांडू के सड़कों में हमारे बुजुर्ग की हत्या हो जाती है, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। आज हम भी गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम ऊखू किसान हैं, हम फलाने किसान हैं, हमको पैसा चाहिए। बाबा क्या करता है? बंदूक की गोली देता है मेरे पास।
इसलिए ऐसे सन्यासी को, जो झूठ का सन्यासी, डकैत के नाम पे जो साधु बना सन्यासी है, इनका छोड़ना मत मेरे भाई। बताइए, अब कोई पार्टी बना और इन्हीं में से, इसी कम्युनिस्ट और कांग्रेस में से कुछ भगोड़े लोग, जब हम सब ने आंदोलन किया, परासी में जाकर के आप सब गोली खाए, तब वहां कम्युनिस्ट में रहे, उसी माओवादी में रहे कौन? उपेंद्र जी वहां से छोड़ छाड़ के भागे। कैसे? जब वहां मंत्रालय नहीं मिला, प्रचंड जी मंत्रालय ने दिया लात मारा, तो मधेशियों के शरण में आ गए और मधेश चिल्ला करके फोरम बना लिए। महान ठाकुर जी कांग्रेस में थे, वहां से भागे तो यहाँ पे तमालोपा बना लिए। विजय कच्छदार, विजय गद्दार जैसे वहां से भागे, यहाँ पे आ गए। तो ये सबके सब क्या है? भगोड़े लोग हुए कि नहीं? तो आप बताइए, आप कोई पार्टी जनता के लिए बना? नेपाली कांग्रेस बना तो किसके विरुद्ध में? राणा के विरुद्ध में, और उसको कुर्सी न मिलने की वजह से नेपाली कांग्रेस बना। कम्युनिस्ट बना तो किस लिए बना? नेपाली कांग्रेस ने कुर्सी नहीं दिया, इसलिए कम्युनिस्ट बना। जसपा समाजवादी फोरम बना किस लिए? जब कांग्रेस और एमआलए में उनको मंत्री नहीं बनाया, तब आकर के जसपा बना मेरे भाई। तो जनता के लिए कोई पार्टी बनी, लेकिन जनमत पार्टी एक ऐसी पार्टी है मेरे भाइयों, जो आप सबसे पूछ करके पार्टी गठन किया गया और पूछ करके बनाया गया, और उसका चुनाव निशान भी उसी तरीके से निर्धारण किया गया जिस तरीके से आपकी समस्या, आपको हक नहीं मिल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, शासक सुन नहीं रहा है, आप अपने घर में चिल्ला रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, दलित की हत्या होती है, कोई पूछता नहीं है, महिलाएं बलात्कार होती है, इनकी आवाज कोई सुनता नहीं है। तो ये सारी आवाजों को उठा करके उस शासक के कान में ठोसने के लिए, उसके कान को फोड़ने के लिए ये चुनाव निशान लाउड स्पीकर बनाया गया मेरे भाइयों। वही निशान आपका निशान है, और वही निशान पूरे मधेश का चुनाव निशान है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जब आपके लिए पार्टी नहीं बनी, तो आपके लिए चुनाव निशान कैसे हो जाएगा? जनमत पार्टी आपके लिए पार्टी बनी, तो उसका चुनाव निशान ही आपका चुनाव निशान है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए, जो आपकी पार्टी है, जो जनता की पार्टी है, उस जनता के पार्टी में रहना है कि उन नरभक्षियों और आदमखोरों के पार्टी में रहना है? आपको निर्णय यहां पे करना होगा। इसलिए आप करना क्या होगा? आपको क्या करना होगा मेरे भाइयों? इन सबका जो क्रियाशील सदस्यता है ना, चाहे वो कांग्रेस का क्रियाशील हो, चाहे कम्युनिस्ट का क्रियाशील हो, चाहे जसपा समाजवादी का क्रियाशील हो, मेरे भाइयों याद कीजिए, वो क्रियाशील सदस्यता नहीं है, वो आपके बाल बच्चों का क्रियाक्रम करने का प्रमाण पत्र है। इसलिए उसको जलाना होगा, इन सारे पार्टियों का क्रियाशील सदस्यता को जलाना होगा। दोनों जलाओगे क्या? अरे हाथ उठा के बताओ, कम से जलाना शुरू करोगे क्या? आप लोग नहीं जलाओगे? अरे उधर वाले भी हाथ उठाओ, लाज मत मारो यार, शर्म मत करो, क्योंकि जितना पार्टी आपने देखा वो आपकी पार्टी नहीं रही, वो आपका संगठन नहीं रहा, तो उसका क्रियाशील सदस्यता आपका कैसा होगा? बोलिए। पार्टी का नेता बनिए, अपने वार्ड में संगठन बनाइए, खुद नेतृत्व तैयार कीजिए, अपने को नेता बनिए। वही जो बाबा दादा के समय में, वही जो राजा के समय में, वही जो कांग्रेस के समय में, वही जो 50 साल पहले राजनीति करता था, क्या वही नेता आज रहेगा तो आपकी समस्या समाधान होगी? लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 50 साल पहले नेता था वो आज नेता है, जो 30 साल पहले नेता था वही आज नेता है। तो जनता कब नेता बनेगा? अरे अभी तक तो 50-60 वर्ष वालों को नेता बना रहे हो, जिम्मेदारों को नेता बना रहे हो, जिम्मेदारों को वोट दे रहे हो, तो जनता नेता कब बनेगा? इसलिए अब जनता को नेता बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनता राज बनाना होगा, एक घर एक रोजगारी देना होगा, तो अब जनता का राज बनना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। इसलिए जनमत पार्टी का नेता आपको बनना, हर एक को बनना है, जिस स्तर पे चाहिए आप बनिए। पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। जनमत पार्टी आपको स्वीकार करती है, जनमत पार्टी आपको सम्मान करती है, और जनमत पार्टी में रहे लोग आपसे गला भी मिलाएंगे मेरे भाइयों, सीना भी मिलाएंगे, और वक्त पड़ेगा तो गला और सीना को कटाएंगे भी मेरे भाइयों। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे चौकीदार हम नहीं है।
ऐसे चौकीदार नहीं है कि सिर्फ हल्ला हो जाए तो भाग जाए। हम ऐसे चौकीदार हैं कि अगर हल्ला होगा तो यहाँ पे हम ढोल बजाएंगे, यदि वहां पे हल्ला होगा तो यहाँ पे हम जुलूस निकालेंगे, यदि वहां पे आतंकी काम होगा तो यहाँ पे उसको सहने का जिगर लेके खड़ा हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये जनमत पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है और इसने बार बार जेल और हिरासत में जा करके प्रमाणित कर दिया कि तुम हमारे साथ अब कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सत्य और न्याय पे हैं, हम हक और इंसाफ पे हैं, हम इस जमीन के लिए हैं और आपके जमीन के लिए है। इसलिए दोनों को जिंदा रखना है, अपने जमीन को भी जिंदा रखना है और अपने जमीन को भी जिंदा रखना है। इसलिए जनमत पार्टी आपकी पार्टी है, दूसरा पार्टी आपका पार्टी हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, अरे एक तो है ना फोरम पार्टी, अरे मेरे भाइयों फोरम पार्टी नहीं है, वो मुर्गा फार्म पार्टी है, मुर्गा फार्म, क्योंकि उसका नेता लोग पहले से योजना बना चुका कि जब चुनाव आएगा तो मुर्गा का फार्म बनवा लिए हैं और पूरा मुर्गा फार्म खोल देंगे। संदीप, पूरा मुर्गा फार्म का दरवाजा खोल देंगे। कितना मुर्गा खाओगे? प्रवासी वालों, आपको बार बार मुर्गा खिला करके क्या बना देता है? मुर्गा ही बना देता है। इसलिए वो मुर्गा फार्म से भी दूर रहिए। छोड़ देने रहना